नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे 60+ मुश्किल में, यानी जो 60 के पार हो गए हैं वो संकट में, चाहे मामला समाज का हो, सियासत का हो या कोरोना की बीमारी का हो। कोरोना की बीमारी के चलते ये मामला और भी ज़्यादा लोगों ने महसूस किया शिद्दत से कि जिनकी उम्र 60 के पार हो गई है वो पहले तो घरों से बाहर ना निकलें। अगर वो निकलेंगे तो कोरोना के टारगेट पर आएंगे। यहाँ से बात शुरू होती है। अब हम सियासत की बात करें तो सियासत में भी जो लोग 60 के पार हैं उनके लिए भविष्य संकट में है, क्योंकि 60 के पार अगर कोई विधायक और सांसद है तो मंत्री वो बनेगा, इस पर शंका है। अगर वो 60 के पार है तो संगठन में उसे जगह मिलेगी, इस पर भी संकट है। अगर समाज के भीतर वो 60 के पार है तो घर के बच्चे भी कहते हैं कि आप अब घर में बैठिए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सबसे ज़्यादा वो आपको टारगेट करेगा, आपको शिकार बनाएगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर नौजवानों के साथ तजुर्बा ना हो तो मुझे लगता है कि ना तो समाज ठीक से रह पाएगा, ना सियासत ठीक से रह पाएगी। लेकिन लोग तर्क देते हैं कि बुजुर्ग तो रास्ता छोड़ते नहीं है, इसलिए अब नौजवान या तो उनको धक्के मार के अलग करेंगे या उनको थोड़ा सा साइडलाइन करेंगे। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेंगे 3 विशेष मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल मिलिंद कुलकर्णी जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े शैलेंद्र ओझा जी, और सामाजिक कार्यकर्ता और भोपाल की झील की चिंता करने वालों में शामिल कमल राठी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं कमल राठी जी शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। ये जो मामला है हम इसको इसलिए भी ले रहे हैं कि 100 साल पुराने अगर बात करें, हम 1920 में अगर जाएं तो 1920 और उसके पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे उन्होंने जो चीज़ें बना के रखी थी, जो एक तरह से लोकोक्तियाँ बनी थी, जो उनके तजुर्बे के आधार पर कहावतें बनी थी, उनका भी हम तोड़ नहीं ढूंढ पाए हैं। हम अगर और पीछे जाएंगे, हज़ारों साल पीछे जाएंगे, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो आज भी हमारे साथ कायम है। चाहे वो हम बात करें कि कब ग्रहण पड़ेगा, कब कौन सा चीज़ स्थितियाँ बनेंगी, कब कौन सा नक्षत्र कहाँ जाएगा, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, चंद्रमा से कितनी दूरी, ये सब हमारे बुजुर्ग तय कर गए हैं। लेकिन नए ज़माने के लोग, नए ज़माने में सबसे ज़्यादा संकट उन्हीं बुजुर्गों पर है, यानी 60+ संकट में। आपकी राय? और मैं बात ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल से, कोरोना काल तो पिछले 6 महीने का है, इन पिछले 5 साल से बुजुर्गों पे एक ऐसा संकट गहरा रहा है। इसमें कुछ 2-3 कारण ऐसे हो रहे हैं। जैसे एक तो सबसे पहले हो गई ये टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी का आविष्कार जो हुआ है और उसका जो उपयोग राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि में चल रहा है, उसमें काफी हद तक बुजुर्गों को की अहमियत को कम किया है। क्योंकि अब आसानी से लोग फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से और ऐसी और टेक्नोलॉजी के कई अन्य साधनों के माध्यम से, जिसमें कि नई पीढ़ी तो यूजर फ्रेंडली है, लेकिन जो बुजुर्ग पीढ़ी हमारी वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई अभी तक और वो यूजर फ्रेंडली नहीं बन पाई। तो एक महत्वपूर्ण कारण है ये बुजुर्गों के पीछे हटने का। दूसरा चीज ये है कि समाज, ये राजनीतिक दृष्टि से आप देखते हैं तो राजनीति में भी अब ज्यादा तेज चलने के लिए, ज्यादा प्रचारित रहने के लिए, बाजार में बने रहने के लिए, सब चीजों के लिए भी चूंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैं सबसे पहले तो दोष इस चीज के लिए यही दूंगा कि टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो ऐसा हो गया जिसमें हमने अपने बुजुर्गों को ट्रेन नहीं कर पाए। दूसरा, जो हमारे पारिवारिक, हमने सिंगल यूनिट बनाने लगे हैं। पहले मतलब बच्चे ज्यादा होते थे तो परिवार का महत्व ज्यादा होता था। अब हमारे सिंगल, एक बच्चा होता है, 2 बच्चा होता है तो परिवार का महत्व कम होता है। बच्चे पढ़ लिख के विदेश में चले जा रहे हैं, इसलिए भी बुजुर्गों का महत्व कम हो रहा है, वो यहाँ वापस नहीं आते, वहीं रहने लगते। तो ऐसे बहुत सारे जो सामाजिक बदलाव और टेक्नोलॉजी का बदलाव हुआ है, इसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्ग की हैसियत कम हुई। क्योंकि मेरे घर में तो बुजुर्ग है, मैं उस चीज को समझ सकता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बुजुर्गों को जब मैं देखता हूँ तो जहाँ पर ज्वाइंट फैमिली है या फिर ऐसे जिनके घर में बुजुर्ग हैं, वहाँ तो अभी अहमियत बची हुई है। लेकिन जहाँ भी ऐसी स्थितियाँ वो है डामाडोल, वहाँ पर ये सारी चीजें खड़ी हो रही है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल। अभी जो स्क्रीन पर हम आपको शॉर्ट्स दिखा रहे हैं, जो फुटेज दिखा रहे हैं, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी भी है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोटो भी है, हम दिग्विजय सिंह की बात भी करेंगे, हम कांग्रेस की जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात भी करेंगे। देखते हैं कि ये सारे लोग एक तरह से हाशिए पर जा रहे हैं। हम राजस्थान के मुख्यमंत्री जो भी 70+ है, 75 के आसपास, अशोक गहलोत की बात करेंगे। तो ये सब वो लोग हैं जिन पर अपने अपने राज्यों की, अपनी अपनी पार्टी की और देश की राजनीति टिका करती थी एक जमाने में।
अगर हम अडवाणी की बात करेंगे तो अडवाणी ने 1990 में राम रथ यात्रा निकाली थी, बीजेपी को 200 या 180 की सीट तक लेकर आए थे, तब भी वो 60 के आसपास थे, 60 के पार थे। लेकिन अब जमाना बदल रहा है। मेरा सवाल शैलेंद्र जी आपसे है कि क्या इस दौर में, कल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के भीतर बुजुर्गों को साइडलाइन करने की बात हो रही है। 23 कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखा था, उसमें जो कांग्रेस की यूथ विंग है, राहुल गांधी ब्रिगेड है, उसने बड़ा विरोध किया था। तो ये बता रहा है कि चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाज हो, समाज में जो 60+ हैं वो संकट में है। आप उसे किस ढंग से देखते हैं शैलेंद्र ओझा जी? राघवेंद्र जी, एक तो नमस्कार, राठी जी आपको नमस्कार जी। तो ये आपका जो सवाल जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा सवाल है कि 60+ होना चाहिए और या 60+ नहीं होना चाहिए। देखिए क्या है कि जहाँ तक सवाल कांग्रेस की पार्टी का जो ब्रिगेड, जो यूथ ब्रिगेड की जो आवाज उठाई थी, वो उनका कहना भी सही है, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ नहीं रखता हूँ। क्योंकि क्या है कि जब तक एक बहुत पुरानी कहावत है कि युवा का जोश और बुजुर्ग का होश, ये दोनों का ही सामंजस्य से ये जीवन आगे बढ़ता है और देश प्रगति करता है। कि आज का यूथ जो है टेक्निकली तो बड़ा साउंड हो रहा है, दिन प्रतिदिन नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उस पर वो तो साउंड होता जा रहा है, लेकिन जो व्यावहारिक जो तरीके होते हैं, जो वो करने में मेरे को नहीं लगता है कि वो इतना परिपक्व हो पाएगा। तो इसके लिए बुजुर्ग और युवा का जो समावेश है, जो कॉम्बिनेशन है, वो बुजुर्ग को आप एकदम से नहीं नकार सकते, क्योंकि यूथ जो है पहले धीरे समझे इस बात को और फिर आप आगे बढ़े। आपकी बात से हम सहमत हैं कि नकार नहीं सकते, लेकिन वो नकारे जा रहे हैं, उनको साइडलाइन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के अगर हम संदर्भ में बात करेंगे तो आप देखिए कि कमलनाथ 70+, लेकिन एक यूथ ने उनकी तख्ता पलट दिया। ज्योतिराज सिंधिया की हम बात करें, राजस्थान की बात करेंगे तो एक यूथ सचिन पायलट, अशोक गहलोत जाते आते बचे। हम दिल्ली की बात करें कांग्रेस की, राहुल गांधी, वो कल तक अध्यक्ष थे, आज उन्होंने अपने पार्टी के 23 लोगों को टारगेट किया था। हालांकि बाद में वो चीज़ चल रही है, हम उस पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाना चाहते, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि चाहे राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, जो 60+ है वो संकट में है। और हमारा कहना ये जो ओझा जी आप कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन है नौजवानों का, नौजवानी तरुणाई का और अनुभव का, अगर इसमें थोड़ा सा संतुलन गड़बड़ होगा तो फिर समाज भी असंतुलित होगा। ये हमारा मूल सवाल था। शैलेंद्र जी कहना सही है। देखिए इन दोनों ने, आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, उधर पायलट जी की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली उनका जो तख्ता पलट वाला, उसकी कहानी कुछ और है। उसका इससे यूथ और उदाहरण के तौर पर ले रहे हैं, हमारा उस पर कोई मतलब नहीं कि वो क्यों ऐसा किया, फिर नहीं हो पाया, वो अलग बात है। मध्य प्रदेश भाजपा की बात करें, आप देखिए युवा प्रदेश अध्यक्ष है विष्णुदत्त शर्मा, उन्होंने रिप्लेस किया है एक बुजुर्ग, यानी जो 60 के पार थे। तो सवाल यही है, हम बात करें नंद कुमार सिंह चौहान की, नंद कुमार सिंह चौहान के बाद भाजपा के अध्यक्ष बने राकेश सिंह, वो नौजवान थे, लेकिन नौजवानी की बात चल रही है, युवाओं की बात चल रही है। मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन उसके पहले मैं पूछ लेता हूं मिलिंद कुलकर्णी से। मिलिंद जी, एक बार आपको याद होगा कि सन 2000 की बात है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और उनकी कैबिनेट में प्रमोद महाजन बहुत युवा और तेज तर्रार मंत्री थे। उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तान है, भारत है, जहां मैं 58 का हो रहा हूं और अभी मेरी पॉलिटिकल लाइफ चल रही है, माने मैं अभी शिखर पर नहीं आया हूं। और एक तरफ दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है अमेरिका, सबसे पुराना लोकतंत्र, वहां 58 की उम्र के क्लिंटन साहब रिटायर हो रहे हैं राजनीति से। तो ये फर्क है भारत और दुनिया में। यहां 58 साल की उम्र में राजनीति का अभी उच्च मुकाम आना बाकी है, और अमेरिका जैसे देश में राजनीति का एक तरह से वो अस्ताचल की तरफ चले जाते हैं। तो जो बात प्रमोद महाजन ने की थी सन 2000 में, हम 2020 में देख रहे हैं कि अब पूरी पार्टियों में, समाज में, आप देखिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी अब नौजवान चाहिए। 40 के बाद लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, 50 के बाद कोई कंपनी नहीं चाहती कि 50 के बाद का आदमी उनके यहाँ काम करे। आपको क्या लगता है कि ये जो असंतुलन आने वाला है समाज में, युवाओं का आगे बढ़ना और एक तरह से तजुर्बे को धकियाना, आपकी राय? राघवेंद्र जी, आपको मालूम होगा
यानी आपका ये विषय आपने जो 2 पार्ट में जैसा कि मुझे सुना है, एक तो है कोरोना से जुड़ा हुआ। जी जी। तो मुझे लगता है कि कोरोना का जो विषय है वो बिल्कुल इसलिए अलग है क्योंकि वो एक मेडिकल एडवाइस है, एक ऐसे पेंडेमिक के बारे में, एक ऐसी महामारी के बारे में। ना हम तो उसको तजुर्बे के रूप में ले रहे हैं कि आखिर समाज और सियासत और उसके साथ साथ ये कोरोना महाराज भी अगर अटैक कर रहे हैं तो बच्चों पर और बुजुर्गों पर कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे कि उस महामारी के कारण जो है उनकी अनदेखी हो रही, बल्कि उनकी सुरक्षा की बात हो रही है। लेकिन समाज और राजनीति में तो अनदेखी हो रही है। अब यदि हम राजनीति में देखें तो आपको मालूम होगा आडवाणी 92 साल के हो गए हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह 87 साल के हैं, और कमलनाथ जी का आपने जैसा जिक्र किया या दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, ये सब 75 के आसपास हैं सारे लीडर्स। और यही आप जाकर यदि विश्व में स्थिति देखेंगे तो जैसे फिनलैंड की सेना है तो वो जो है वो मुश्किल आपको 40-35 की उम्र में दिखाई देंगी, या भूटान के जो है नरेश दिखाई देंगे, या किम जोंग दिखाई देंगे नॉर्थ कोरिया के। तो मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है कि अपेक्षाकृत युवा लोगों ने अपने राष्ट्र को ठीक से नहीं संभाला है। ये बात निश्चित है कि ज्यादा अनुभव काम का होता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत अधिक उम्र होने के बाद में राजनीति से चिपके रहना बहुत अच्छी बात मैं नहीं मानता हूँ। क्योंकि अब यदि कोई व्यक्ति 75 प्लस होने के बाद में भी यदि ये इच्छा रखता है कि वो राजनीति में रहेगा और वो देश को चलाएगा या राज्य को चलाएगा, तो ये एक मेरे ख्याल से एक युवाओं के साथ अन्याय भी है थोड़ा सा किसी हद तक। और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, ये इन नेताओं ने भी जो है कुछ ना कुछ अनुभव से सीखा है, गलतियों से सीखा है, तो युवा भी उसी तरह से सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बात गलत नहीं है, कोई अन्याय या किसी तरह से दरकिनार करने वाली। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया या सचिन पायलट कब मुख्यमंत्री बनेंगे अंततः ये तो देखना ही पड़ेगा। कई सालों से वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्रों में। चलिए हम इस पर नहीं जाना चाहते कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। हमारा सिर्फ कहना यह था कि उनकी अनदेखी की बात हमने इसलिए की क्योंकि जो लोग 70 के पार के थे उनको मंत्रिमंडल से हटाया गया उम्र की वजह से, उनकी सक्रियता के कारण नहीं। आपकी उम्र ज्यादा इसलिए। हम ये भी नहीं कहते कि नौजवानों को आगे नहीं आना चाहिए, लेकिन नौजवानों का आगे आने का मतलब जो अनुभव है, जो बुजुर्ग है उनको घर बैठाने का भी एक तरह से नुकसान होगा। हम सब लौटेंगे, अभी इस बात को चर्चा को रखेंगे जारी, लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप तीनों मेहमानों से आग्रह है कि आप टेलीफोन लाइन पर बने रहे। हम लौटते हैं बहुत जल्द एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरा ये कि हम बचपन से सुनते आए हैं, उस कहानी का मतलब ये कि अगर आपके साथ बुजुर्ग है तो आपके पास संकट निवारण का एक शस्त्र आपके साथ है। असल में किस्सा ये है कि एक परिवार में शादी तय होती है और उस लड़के की शादी के बाद जब लड़की पक्ष यानी कन्या पक्ष ने यह कहा कि बारात तो आएगी, लेकिन बारात में शर्त यह कि कोई बुजुर्ग आदमी नहीं होगा। इस पर वर पक्ष या लड़के वालों की बहुत चर्चा होती है, बहुत विचार विमर्श होता है और अंत में तय होता है कि किसी भी बुजुर्ग को उस बारात में नहीं लिया जाए, सारे नौजवान लड़के बारात में जाएंगे। तो एक किसी वृद्ध ने कहा कि भाई हमें आप ले चलो, सबको ना ले जाओ, एक आध बुजुर्ग को तो आप साथ ले जाओ। तो अंत में काफी चर्चा के बाद यह तय होता है कि वो बुजुर्ग महाराज को लगेज के साथ यानी एक बोरे में बांध करके ले जाया जाता ताकि वो किसी की पकड़ में भी ना आए, और बोरे में बंद रहेंगे तो उनको सांस मिलती रहेगी, क्योंकि बोरे में छलनी जैसा बोरा होता है जिसमें सांस आपको मिल सकती है। तो वो जो वृद्ध हैं उस बोरे में बांधकर बारात के साथ ले जाए जाते हैं। बारात पहुंचती है, रास्ते पार करते हुए आते हैं, नदी नाले पार करते हुए बारात अपने गंतव्य तक पहुंचने के बाद होता ही है कि सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का भोजन होने के बाद फेरे का समय आता है। लड़की पक्ष वाले कहते हैं कि हम फेरे तब करेंगे, एक शर्त है हमारी, वो ये कि रास्ते में जो आप नदी पार करके आए हैं, बारातियों से वो कहते हैं कि आप उसको दूध से भरेंगे, तभी हम अपनी बेटी का विवाह आपके साथ करेंगे या ना 7 फेरे करेंगे। अब संकट की स्थिति बनती है कि नौजवान क्या करें, बहुत विचार करते हैं, कोई रास्ता नहीं सूझता है। इतने में जनवासे में जो बुजुर्ग बोरे में बंधे वो पूछते हैं कि भाई सुबह होने वाली है, 4 बज रहे हैं, बहू कब आएगी, विदा का वक्त क्या है। तब बताया जाता है कि संकट इतना है कि शादी नहीं हो रही तो विदा कहां से होगी। शर्त बताई जाती है कि लड़की पक्ष का यह कहना है कि आप नदी में दूध भरेंगे तब आपको हम बेटी ब्याहेंगे। बहुत चर्चा होती है तो बुजुर्ग ये कहते हैं कि उनसे कह दीजिए कि हमें आपकी शर्त मंजूर है, हम नदी को दूध से भर देंगे। सारे युवा
चौंक जाते हैं कि ये कैसे संभव है, नदी को दूध से हम कैसे भर पाएंगे। तब वो बुजुर्ग कहते हैं तजुर्बेकार कि भैया आप लड़की वालों से कहिए कि वो पहले नदी को खाली करें, जब नदी खाली होगी तभी तो हम दूध से भर पाएंगे। जैसे ही ये उत्तर लड़की वालों के पास जाता है, कन्या पक्ष के पास जाता है, वो कहते हैं कि आपकी बारात में जरूर कोई बुजुर्ग है, आपने हमारी शर्त का उल्लंघन किया है। लेकिन वो ये जान जाते हैं कि ये संकट का हल युवाओं के पास नहीं था, बुजुर्ग के पास था। बाद में शादी होती है, बहू घर पहुंचती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि आप नौजवानों को आगे बढ़ाइए, लेकिन बुजुर्ग को आप घर बैठा देंगे तो फिर कहीं बारात संकट में आएगी और कोई कन्या पक्ष आपसे कहेगा कि दूध को, नदी को दूध से भर देंगे तभी हम शादी करेंगे। तो ये स्थितियां समाज में होने वाली है, ये राजनीति में होने वाली है। नौजवान आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, जोश भी है, लेकिन अगर तजुर्बा नहीं होगा, होश नहीं होगा, उनके जोशीले कंधों पर अगर अनुभव नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। राठी जी, आपकी इस पर राय? वैसे आपकी बात से पूर्णतः सहमत होते हुए मैं यही बात बोलूंगा कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट ही पढ़ाया इसलिए जाता है कि आप उस अनुभव का लाभ लेके जीवन में आगे बढ़ें। और घर में जो बुजुर्ग होता है उसके पास जो अनुभव होता है, दुनिया देखी होती है, वो जो अपनी विशेष टिप्पणियों के साथ समस्याओं को हल कर देता है, उसके कारण ही अधिकतर जीवन लोगों का परिवार सफलता से चल रहा है। मैं वही बात शुरू से कह रहा हूँ कि जो बुजुर्ग नहीं होने की कमी घरों में कर रही है, वही घरों में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है जहाँ टेक्नोलॉजी ने बुजुर्ग का स्थान तो ले लिया, लेकिन वो अनुभव नहीं ला पाई जो उस बुजुर्ग ने अपने जीवन काल में अनुभव किया। इसलिए राजनीति हो, सामाजिक परिवेश हो, घर परिवार हो, जहाँ बुजुर्ग होगा वहाँ आप देखेंगे, अभी व्यापार की दृष्टि से भी आप देखते हैं तो जिस घर में बुजुर्ग का अनुभव के साथ जो व्यापार होता है तो वहाँ रिस्क लेने की कैपेसिटी आदमी की बहुत ज्यादा होती है। और वहीं दूसरी ओर जहाँ पर न्यूक्लियर फैमिली है, उससे आप व्यापार, वो नौकरी कर सकता है, व्यापार की आप बोलोगे तो उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जीरो होती है, तो वो नौकरी की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है बनिस्बत की वो कोई व्यापार कर सके। तो हम ये देख रहे हैं कि आजकल व्यापार भी धीरे धीरे कमतर होता है, नौकरियां ज्यादा चाह रहे हैं लोग। तो बुजुर्ग का बहुत महत्वपूर्ण अंग मैं मानता हूँ, और जिनके यहाँ बुजुर्ग नहीं है उन्हें अड़ोस पड़ोस से, रिश्तेदारी के बुजुर्गों का भी अनुभव लेके अगर जीवन में आगे बढ़ाएंगे, दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो जीवन सफलता की ओर जाएगा। लेकिन राठी जी, टेक्नोलॉजी में आप गूगल महाराज से पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल महाराज आपको सिर्फ शब्दों में बताएंगे, लेकिन उसमें भावना नहीं होगी, उसमें इमोशंस नहीं होंगे, एहसास नहीं होगा। तो कई चीजें भावना से होती है, अंदाज से होती है, अनुमान से होती है, और ये गूगल महाराज या टेक्नोलॉजी आपको नहीं बता पाएगी, इसलिए संकट आता है। मैं लौटूंगा आपके पास। शैलेंद्र ओझा जी, दरअसल गूगल आपको बता बहुत कुछ सकता है, लेकिन संकट के हल तो आपको तजुर्बे के आधार पर ही मिलेंगे। जिस व्यक्ति ने 50 साल 60 साल का जो अनुभव लिया है, वो आपको एक सेकंड में अपने पूरे जीवन का निचोड़ देता है। और नौजवानों के जोश में अगर अनुभव का एक तरह से बघार लग गया है, एक तरह से तड़का लग गया, तो जीवन फिर खुशबू से भरा हो सकता है। ये बेहतरीन चीज है। लेकिन अभी तो हमारा ये कहना है कि राजनीति में भी 60+ साइडलाइन हो रहे हैं। अगर हम कोरोना की बात करें तो इसने तो सुरक्षा के हिसाब से साइडलाइन किया कि घरों में रहे, लेकिन समाज में भी उनकी दरकार या उनकी जरूरत कम हो रही है। बहुत संक्षेप में आपकी राय? आपका ये कहना बहुत ही सही है, बहुत ही सटीक है, और मैं राजीव भाई की बात से भी वाकिफ रखता हूँ कि देखिए, आपको हर चीज गूगल मिल जाएगी, लेकिन जो संस्कार हैं वो आपको गूगल नहीं बता। इसलिए लोग कहते हैं कि कम से कम रोज एक सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा बुजुर्गों के साथ बैठे, आपको हर चीज गूगल नहीं बताएगा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है, सत्य है। इसलिए किसी भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो या सामाजिक हो या परिवार हो, उसमें बुजुर्ग का रहना बहुत ही जरूरी है। आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि जिन घरों में बुजुर्ग नहीं होते हैं वो पड़ोस में या किसी रिश्तेदार बुजुर्ग से ही बात करते हैं कि हमको शादी में अगर करनी है तो शादी में क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, क्या क्या हमको काम करने पड़ते हैं, कैसे कैसे काम होंगे उसके अंदर, ये सब उनसे पूछते ही हैं। क्या 30 त्योहार हैं? क्या आज का जो युवा है उसको मालूम है कि अपने क्या क्या 30 त्योहार है? तो उसको कुछ भी नहीं मालूम होगा। 30 और ओझा जी, राजनीति में भी जो तजुर्बेकार लीडर होते हैं वो वार्ड से लेकर यानी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट तक की समस्याओं का निदान ढूंढ लेते हैं। गूगल महाराज आपको उसका फॉर्मूला बता देंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने का तरीका तो आपको जो तजुर्बेकार लीडर है वो अपने अनुभव से बताएगा कि इस समस्या का निदान एक बार जब ये आई थी तब ऐसे किया गया था, इसलिए अब आप इसको ऐसे कर ले। जैसे
अगर मलेरिया होता तो कैसे इलाज करना है तो डॉक्टर बताता है, लेकिन कई बार जो तजुर्बा होता है वो काम आता है। डेंगू से बचाव कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं मिलकर बताती है कि नौजवान का जोश और उसके कंधों पर एक तरह से अनुभवी आदमी का हाथ या उसकी बुद्धि जब तक रहेगी तब समाज और सियासत दोनों ठीक चलेंगे। मैं लौटूंगा मिलिंद जी, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि नौजवानों को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप बुजुर्ग को घर बैठा देंगे तो फिर दिक्कत आएगी, चाहे वो बिजनेस की बात करें, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें या वो गवर्नमेंट की बात करें, या हम बात करें कि एजुकेशन सेक्टर में भी आप देखिए कि जो जितना तजुर्बेकार टीचर होता है उसके पास सवालों के हल उतने ही आसान होते हैं और बहुत आसान तरीके से वो उनका उत्तर भी देता है। आपकी राय? नहीं राघवन जी, आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं आपको मेरे पुरानी जो बात है उसके बारे में स्पष्टीकरण दे दूं कि मैंने जो सिंधिया और सचिन पायलट का नाम लिया था वो एक सिंबॉलिक सेंस में लिया था। दूसरी बात, मेरा ये कहना है कि युवाओं को इसलिए आगे आने देना चाहिए क्योंकि जब तक आप युवाओं को, मेरा मतलब है, एडवर्स कंडीशंस को फेस करने के लिए सामने नहीं भेजेंगे तब तक वो एक्सपीरियंस गेन नहीं कर सकते। ये भी बात बिल्कुल सही है, जैसा कि ओझा साहब ने कहा और कमल भाई ने कहा कि युवाओं के साथ में जो है जोश होता है और बुजुर्गों के रहने से होश होता है। ये बिल्कुल, ये अनुभव की बात है, बिल्कुल वो बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसकी कोई मर्यादा होनी चाहिए। आज मुझे बताइए कि जो 75 बार 80 बार जो नेता हैं या जो 92 के हो गए हैं, चाहे आडवाणी हो चाहे मनमोहन सिंह हो, मैं केवल उन लोगों के लिए कह रहा हूँ इनको स्वेच्छा से विश्राम लेने की आवश्यकता है। ये नहीं कि इनको कोई, वो तो विश्राम में चले गए हैं अब। लेकिन जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे, शिवराज सिंह की हम बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्रियों में शामिल थे। सवाल यही है कि ये जो चीजें हैं वो अगर लोगों ने इसमें संतुलन नहीं बैठाया तो दिक्कत जाएगी, ये हमारा कहना है। जी, ये बिल्कुल सही, इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक संतुलन की बहुत आवश्यकता है और दोनों ही जब तक ये प्रॉपर ब्लेंड नहीं होगा कहीं भी, किसी भी व्यवस्था में, चाहे समाज हो, और जैसा कि अभी आपने बताया कुछ प्रोफेशंस तो हैं जिनके बारे में तो यही कहा जाता है कि वहाँ जो फीस आदमी को मिलती है, चाहे वो वकीली का पेशा हो या डॉक्टरी का पेशा हो, तो कितने बाल सफेद है ये देखकर जो है वो फीस बढ़ती है वहाँ पे। तो चलिए, हमारा यही कहना है कि ये जो उम्र दराज लोगों की सफेदी है उसकी इज्जत हो, उसकी फीस ज्यादा हो, उसका सम्मान हो और नौजवान उस सम्मान, उनके अनुभव को साथ में लेकर तरक्की करें। समय खत्म हो चला है। तीनों मेहमानों को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। कमल राठी जी, आपका भी धन्यवाद। शैलेंद्र ओझा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलिंद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि 60+ मुश्किल में है। आज की चर्चा का इसलिए मकसद था क्योंकि अब हर जगह उम्र दराज लोगों को साइडलाइन किया जा रहा है, जबकि उनकी दरकार बहुत ज्यादा है। आगे फिर कभी इस मुद्दे पर बात करेंगे। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम आपसे बात करेंगे, कोरोना काल चल रहा है, लोग कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी या दूसरे संकट के बारे में सोच भी नहीं पा रहे। लेकिन आपको हम बता दें कि हर साल का वो संकट अभी भी आने वाला है जिसे हम डेंगू या मलेरिया के नाम से जानते हैं। दरअसल मच्छरों के काटने से डेंगू होता है और उससे मलेरिया भी होता है। अब मानसून एक तरह से पूरा पीक पे आने के बाद ढलान की तरफ जा रहा है। आपके घर के आसपास जो साल भर पानी भरा रहता था, चाहे वो गमले में हो या एक तरह से कूलर में या आपके और किसी आसपास, उसका जरूर साफ सफाई करें, पानी निकालें। डेंगू होने पर मरीज के शरीर में जो सिम्टम्स आते हैं, जो लक्षण आते हैं, वो ये कि वो बहुत तेज दर्द होता है शरीर में, बुखार, सिर दर्द और एक तरह से त्वचा पर लाल चकत्ते आ जाते हैं। मांसपेशी और जोड़ों में दर्द होता है। मरीज के शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होने से इसे लोग हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, लेकिन ये दरअसल डेंगू होता है। यह ऐसी बीमारी जो व्यक्ति की जान भी ले सकती है और कई बार शरीर में पानी की कमी, लगातार शरीर से खून निकलना, प्लेटलेट्स का घटना और ब्लड प्रेशर का कम होना भी उनकी जान के लिए एक मुश्किल की बात हो जाती है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी भी इस दौरान आ जाती है। लीवर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। डेंगू की रोकथाम के लिए डेंगू के मच्छरों को काटने से शरीर को बचाएं। जो हमने पहले कहा कि अगर आपके कूलर में पानी भरा हुआ है तो उसको बदलें या उसमें कम से कम घासें, केरोसिन या एक तरह से खाने का जो तेल है उसके कुछ बूंदे या कुछ एक आध कप पानी तेल डाल दें तो उसकी जो बीमारी है, डेंगू के जो अंडे हैं वो उससे मर जाएंगे, जो जिसे लार्वा कहते हैं। इसके अलावा एडीज इजिप्ट नामक मच्छर के काटने से डेंगू होता है। साफ रखे हुए पानी में भी वो होता है। इसलिए हमने आपसे पहले कहा कि एसी, गमले और कूलर के में आसपास पानी जमा न होने दें। और इससे बचने के लिए
अगर बीमारी होती भी है तो डॉक्टर की सलाह लें, अनदेखी ना करें, क्योंकि कोरोना का संकट तो ही है, लेकिन डेंगू का संकट भी आपके सामने मुंह बाय खड़ा है। इससे बचने की जरूरत है। बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।